जी अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, बाहर शाम हो गई हुई है या अभी सुबह ही है? कई शामें ज़िंदगी में हैं, ये भी गुजर जाएगी। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही लाइफ तमाम होती है। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2025। आप एज्यूम कर लें कि 31 अगस्त 2025 है। अच्छा, इसमें सवालों में कोई ऐसी चीज़ नोट करने वाली है तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप साथ साथ अगर नोट करेंगे तो फिर हमें 6 बज जाएंगे, तो इसलिए इसे साथ साथ को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ हुई तो अपने रजिस्टर पे वैसे लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट सर ने दिया है। हम तो पहले ही इस मूड में थे आज। ऊपर से शय मिल गई थोड़ी सी तो सोने पे सुहागा हो गया। ऐसे ही सीए करा दें हमारा किसी तरह, देख देख के। बेसिक सैलरी 15 लाख पर मंथ। कैलकुलेटर पकड़ लें। 18,000। मेडिकल अलाउंस। अच्छा बताएं, जब मेडिकल अलाउंस, बस समझने पे फोकस करें, फिर नोट कर लीजिएगा, घर जाके करना हो, सोल्यूशन आपको मिल जाना है। मेडिकल अलाउंस जब दिया हो और इलाज की सहूलत भी साथ हो, तो फिर देखना पड़ता है कि इलाज की सहूलत एज पर टर्म्स है या नहीं। क्योंकि इलाज की सहूलत एज पर टर्म्स है तो इसको हम कर दिया करेंगे माफ, और इसको कर दिया करेंगे, बोलें, इलाज की सहूलत जब एज पर टर्म्स हो तो उसको कर दिया करेंगे माफ, और मेडिकल अलाउंस को कर दिया करेंगे टैक्सेबल। तो इसलिए इसको टैक्सेबल कर दें 1.5 लाख को। 1,50,000 जी, 1800। और अब मेडिकल रीइंबर्समेंट, इलाज की सहूलत को माफ कर देंगे जी, कितना माफ कर देंगे। इट इज एग्जेम्प्ट बीइंग एज पर टर्म्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ा था, ये फर्स्ट टाइम आई के अपने टेस्ट भी कर लिया, आज तक कभी टेस्ट नहीं किया था, कि एम्प्लॉयर अपने ही घर में रह रहे हैं, एम्प्लॉय अपने ही घर में रह रहे हैं और एम्प्लॉयर उसका किराया दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट का नाम था सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने कहा था कि अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असल में 2 सहूलतें दे रहा है। एक तो एम्प्लॉयर जब किराया दे रहा है, देखिए आप अपने घर में रह रहे हैं, आप कहीं नौकर हैं, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, आपको कोई किराया देने लग जाए तो फिर आपका राइट नहीं बनता उस घर में रहने का। कोई किराया दे रहे हैं ना, तो फिर तो उसने यूज करना है ये घर, फिर आप क्यों रह रहे हैं उसमें? उसने किराया दे दिया, फिर आपका यूज नहीं है, आपका राइट नहीं है उसको यूज करने का। आप उसको दें, खाली करें, वो किराया दे रहे हैं। अब वो 2 फायदे आपको दे रहे हैं, वो किराया भी दे रहा है और आपका घर भी नहीं छुड़वा रहा। तो इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 बेनिफिट्स दिए हैं। एक तो किराया की इनकम आप उससे कमा रहे हैं, और एक उससे अकोमोडेशन ली हुई है आपने। तो पीटीएल ऑल्सो प्रोवाइडेड अकोमोडेशन टू असजद, लेकिन बाजार से नहीं लेके दी, बाय रेंटिंग अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम, उसी की प्रॉपर्टी उसी को दे दी थ्रू अ रेंट एग्रीमेंट। किराया दे रहे हैं हम मस्जिद को 2 लाख, वेयर फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 2.5 लाख। अब निकालते हैं जी प्रोविजन किताब की। चप्तूर नंबर 7। वन 108। अगर एम्प्लॉय या उसकी बीवी किसी घर को ओन कर रहे हों और वो किराए पे दे दें एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर बदले में वही घर इनको दे दे एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, then it will have double effect. Rent actually received by employee will be income from, fair market rent will be ignored. What is
जनरल रूल इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, actual or fair market rent, whichever is, but in this provision you will ignore and you will take only actual rent. So that's why working number 2, income from property, higher या actual, actual 2 लाख ज़रब 12, 24, बाकी रिपेयर अलाउंस मौका आने पे माइनस कर लेंगे. However, it has double effect. What is double effect? It will be a perquisite in the form of accommodation, and 45% of basic salary will be added under the head salary. तो कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट ऐड कर दिया करेंगे और सैलरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी. अच्छा, जो सैलरी में ऐड करना है ना, इसके बारे में असल में लॉ में वाज़े गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए सैलरी में कितना ऐड करना है उस पर लोगों का इख्तलाफ है. अब इसमें हमने अपनी किताब में कुछ और लिखा हुआ है और आई कैप ने इसमें कुछ और किया है. तो टू बी कंसिस्टेंट विद आई कैप, ये मसले आते रहते हैं टैक्स में, हर दफ़ा आते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारी और उनकी हट के होती है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं. तो टू बी कंसिस्टेंट विद आई कैप, इसको हम पेज 108 को अपनी किताब की अपडेट कर लेते हैं. इट विल बी अ परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन एंड 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर, बोले विच एवर इज हायर. वो उसी तरह का रूल, बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर विल बी एडेड अंडर द हेड सैलरी. तो ये आई कैप की राय है, क्योंकि इसमें लॉ में बाय द गाइडेंस नहीं है. कोई और बंदा होगा तो उसकी हो सकता है कुछ और राय हो, और आई कैप का ही एग्जामिनर कई दफ़ा एक ही चीज़ के 2 सोल्यूशन भी कर रहा होता है, कभी उस तरह कभी उस तरह कर रहा होता है. तो ऐसी सूरतों में वो कुछ बच्चों को मार्जिन भी दे देता है कि कोई मसला नहीं यार, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है. तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ें ये आती रहती हैं हर अटेम्प्ट में, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, पेज 108, लेकिन इसको भी अपडेट कर लें. 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर. ये किताब की तस्वीर भेज दो ज़रा उसको, किताब में अगली दफ़ा अपडेट कर देंगे. और किसी को चाहिए हो क्वेश्चन पेपर, हाथ खड़ा करें. अच्छा जी, तो अब आ जाए भाई इधर. नहीं, दोनों के लिए नहीं मडिया, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं. इसको मैंने चेंज किया है, नहीं किया, ये मैंने सैलरी के आगे डाला है. समझ आ गया ना? पहले को मैंने नहीं चेंज किया, दोनों के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए है. अच्छा जी, कितनी कॉपीज शॉर्ट हैं, हाथ खड़ा कर दें. हो गए सॉरी पूरी, ठीक है, सबको मिल गई. शेयर किए हैं तो भी हाथ खड़ा कर दें. दो लोगों को चाहिए, 3 ले आओ एहतियातन. पॉज करो भाई, हो है इसको, चलो ठीक है, जाने दो. तो करें जी, अकोमोडेशन. अब आप हजरात लिख लें, जो लोग घर में हैं, जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो लिख लें. क्वेश्चन 1.2 पेज नंबर 108, और आप लोग इस पे लिख लें पेज 108 ऑफ बुक. वहाँ से ये कॉन्सेप्ट था. कितने लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मोरल ऐसे कर दिया था, किसी को याद आ गया हो? ज़बरदस्त. तो एक्चुअल और 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर. अकोमोडेशन जी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी. हाँ जी, या फिर फेयर मार्केट रेंट. फेयर मार्केट रेंट कितना है? 2.5 लाख ज़रब, हाय क्या है 81. हुए अगर ये आप लोग सही ना कराते तो. अच्छा जी, 2.5 लाख ज़रब 12,
3000 जी बोलें 3000 हायर भी नहीं उठाने आते लोगों को। अच्छा जी आगे चलें। आप खत्म करो भाई। ड्यूरिंग द ईयर अरशद सोल्ड 1,00,000 शेयर्स ऑफ हिज एक्स एम्प्लॉयर, पुराने एम्प्लॉयर के शेयर्स मार्बल पेंट्स लिमिटेड के अलिस्टेड कंपनी एट ₹100 पर शेयर। कितने के शेयर बेचे? 100 पर शेयर, नेट ऑफ expenses. The shares were issued to him under an employee share scheme at ₹25 per share. The market value of these shares on the issuance date was 40 per share. दूसरी लाइन पढ़ें। शेयर्स वर इशूड इन 2021 एट 25 पर शेयर व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 40 पर शेयर। अच्छा जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इनकम फ्रॉम सैलरी 2021, ये हमारे साल की सैलरी में नहीं जाना, हमारे साल की सैलरी में जाना 2021। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। व्हाट इज अ क्वांटिटी? 1,00,000 शेयर्स। व्हाट इज फेयर वैल्यू? भाई ये सारा हिस्टोरिकल डेटा है 2021 का। These शेयर वर इशूड अंडर 21 एट 25, इसका मतलब इट इज कॉस्ट ऑफ शेयर एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज 40 पर शेयर। कब? 2021 में। 2021 में। तो व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? 1,00,000 ज़रब 40 रुपीज इन 1000। What is cost of shares? 1,00,000 into 20 is equal to 2,500. What is cost of right? So what is taken to income from salary? 1,500। बट खुदा के लिए इसको इस साल कितने लोग गलती से इनकम में डाल रहे थे? इसको इस साल इनकम में नहीं डालना था, ये 2021 की सैलरी इनकम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक लिस्टेड सिक्योरिटीज 2024 कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट आबासा चपेड़ कॉस्ट ऑफ शेयर कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी। कंसिडरेशन रिसीव्ड 100 पर शेयर, 1,00,000 ज़रब 100 10,000। कॉस्ट ऑफ शेयर कॉस्ट ऑफ राइट 0। इनकम फ्रॉम सैलरी जवाब 3,500। क्या जवाब आ गया? लेस नोशनल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये आई कैप ने ना बिल्कुल बुरा काम किया है। नोशनल एक्सपेंसेस जो है ना वैसे माइनस करने चाहिए थे उसको अपने सोल्यूशन में। 0.5% ऑफ 10,000 एंड 4,000, यही बताया हुआ ना आपको, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। हाँ यही बताया हुआ है ना, नोशनल एक्सपेंसेस यही होते हैं ना। ये वैसे नोशनल एक्सपेंसेस इसको माइनस करने चाहिए थे, आई के अपने सोल्यूशन में नहीं किए हुए।
पता नहीं उसने इधर लिख दिया है ये जो 100 रुपये है ना ये नेट ऑफ एक्सपेंसेस हैं। ऐसी अजीब सी लाइन उसको डालनी नहीं चाहिए वैसे, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। और आइंदा कभी बात करेंगे ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना ये आपके एक्चुअल होते हैं, ये नोशनल नहीं होते जिनसे ये नेट हुआ हुआ है। लेकिन अब उसने लिख दिया नेट और बताया ही नहीं कौन से एक्सपेंसेस नेट हैं इससे, तो बस अब कह सकते हैं कि वो जो नोशनल एक्सपेंस माइनस करने थे वो हो चुका है। बहरहाल जिस किसी ने नोशनल एक्सपेंस माइनस किया होगा शायद आई के अपने उसको भी नंबर दे दिए हों, लेकिन इस सवाल में अजीब सी लाइन लिखी हुई है कि इसमें एक्सपेंसेस नेट हो चुके हैं। तो ये जो नेट ऑफ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो शायद 100 की सेल प्राइस में ही, शायद 100 की सेल प्राइस में ही मैंने कहा भी है उर्दू लिखते रहो भूल जाती है, वो लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। शायद 100 की सेल प्राइस में ही नोशनल एक्सपेंसेस माइनस हो गए हैं। शायद 100 की सेल प्राइस में ही नोशनल एक्सपेंसेस माइनस हो गए हैं, तो गेन को 6000 रुपये रहने दें बस। फिर कोशिश करेंगे इस फिक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ना सोल्यूशन में डाल दें इंशाल्लाह। आज कोशिश पूरी है कि सोल्यूशन आज आपको दे दिया जाए। ये एक छोटा सा पॉइंट था, इस पे कोई नंबर किसी का कोई अगर 3 या 4 नंबर है तो इसको आधा किसी का नंबर कट गया होगा, किसी ने माइनस कर दिए होंगे, किसी ने नहीं किए होंगे, उससे कोई फर्क या आपके 3 साढ़े 3 बाकी नंबर पूरे हैं इंशाल्लाह। तो कितने लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 6000 निकाला था पेपर में, हाथ खड़ा करें, वेल डन, बस 6000। कितने लोगों ने नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस किए थे लिस्टेड होने की वजह से? ठीक है, नो प्रॉब्लम जी बिल्कुल 2025 आना चाहिए। आई 100% एग्री विद यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2024 में पहुंचा हुआ था। इसे कहते हैं टेंशन, और बाकी ले गए टेंशन। शायद 100 की सेल प्राइस में ही नोशनल एक्सपेंस माइनस हो गए हैं, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग द ईयर अर्शद रिसीव्ड, अच्छा इसको फेस पे तो ना डाल लेना, फेस पे डाल देंगे ना, बाद में कर लेंगे ना। अर्शद ने अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम से 5 लाख ले लिए हैं ना, इसको पोस्ट कर देना। अनअप्रूव्ड से कितने आए पैसे? 5 लाख। किसी को याद है लेस होते हैं एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 70 या 50% ऑफ 500 इज इक्वल टू 250। व्हाट इज लोअर? 425। अब कोई आचा बाचा बैठा हुआ है क्लास में तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल मुझे करा दे, सिर्फ आचा बाचा। 28325। ये क्या हो गई हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेरे भाई रिपेयर अलाउंस माइनस कर दें, 1/5 ऑफ 2400, 480, 1920। जी भाई वो पता करें, भाई आ गए हैं, उन्होंने एक ने आना था। ठीक है भाई को पता है, 1920 डन। अब न्यूमेरिकल का फेस कैसे बनेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी ऐड हो जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, सेपरेट ब्लॉक। 28 फेस है फेसी है? फेसी। कैपिटल गेन 6000। ये क्या निकल आई? टोटल इनकम वट एवर इट मे बी।
बस सवाल में मांगी ही टैक्सेबल इनकम हुई थी। तो ये सवाल का फेस है। अब अगर आपने तस्वीर खींचनी है तो ये खींच ले, वर्किंग 2 है और ये फेस है क्वेश्चन 1। मेरा मोबाइल घर रह गया, मैंने भी तस्वीर खींचनी थी, मुझे भेज दो। और ये हो गई एम्प्लॉय शेयर स्कीम। तुम्हारा सारा आ रहा है, साइड पे करो इसको। इस तरह ना किया करो, प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के थोड़ा सा सर को दो। जिस तरह आप क्लास में बैठे हुए ना तो देखें ये बिल्कुल सामने जो रजिस्टर रखने की जगह, यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं लिखा हुआ, प्रोफेशनल बच्चे हैं सारे। इसी तरह के लोग जब जहाज पे बैठते हैं ना तो सामने वाले की सीट पे भी लिख रहे होते हैं। हाँ जी, शेयर की कॉस्ट 25 पर शेयर नहीं, शेयर की कॉस्ट 25 पर शेयर। मार्केट वैल्यू। देखो ना, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या होता है, वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ इशू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल बी एडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। पूछो आप सवाल। कॉस्ट शेयर की 25 पर नहीं, 25 पर शेयर। हाँ, कॉस्ट 25 पर शेयर है बिल्कुल, लेकिन जिस वक्त कैपिटल गेन निकालेंगे तब तो फिर कॉस्ट निकालने का डिफरेंट तरीका है ना। तब तो हमने पढ़ा था जब कैपिटल गेन वाले शेयर बिकते हैं फिर कॉस्ट कैसे होती है, फिर होती है कॉस्ट ऑफ शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाले शेयर है। ठीक है, चलें जी। अच्छा भाई, हमने पेज 67 पे पढ़ा था कि किसी कंपनी के शेयर्स अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50% या उससे ऊपर ले ले तो वो कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। और फॉरेन गवर्नमेंट अगर 50 से उससे ऊपर ले ले तो भी वो क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। या फॉरेन गवर्नमेंट किसी कंपनी के 100% शेयर खरीदे और वो कंपनी मेरे 50 या उससे ऊपर खरीदे तो भी मेरी कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। और अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो भी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। तो डेल्टा लिमिटेड अप्लाइड फॉर डी लिस्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑन यकम जनवरी 2025 में ही डी लिस्ट हो गई है एंड वाज ऑफिशियली डी लिस्टेड ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी को उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। तो अब हम लिख के आएंगे, अब सोल्यूशन में लिखी हुई चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, सुनते रहे मेरे से। As the company is not listed on stock exchange at the end of tax year because it is delisted in current year, therefore this company is not a public company, so it is a private company। इस तरह का solution आपको लिखा हुआ इंशाल्लाह मिलेगा। आगे, Zeta Limited is an unlisted company under the company law। 49% of shares are held by Chinese company that is owned by Chinese government। वो कंपनी तो चाइना की गवर्नमेंट ओन कर रही है लेकिन वो कंपनी हमारे सिर्फ 49% शेयर ओन कर रही है। तो इसमें पहले लॉ की प्रोविजन भी लिख सकते हैं कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। हाउएवर इन दिस केस, as foreign companies only owning 49% of shares, therefore it is not a public company, so it will be classified as a private company। या इस तरह भी इंग्लिश लिख के आ सकते हैं डायरेक्टली कि as the foreign, though the foreign company is owned by foreign government, but that foreign company is only owning 49% shares of our company which is less than
50%. That's why it is a, बोलें, that's why it is a private company. Okay. ईटा लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन यकम जनवरी 2025. इनकॉर्पोरेट का मतलब लिस्ट नहीं होता, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी बनी है. कंपनी बनी है ये यकम जनवरी 25 को. 30% ऑफ शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास है और 20% पंजाब गवर्नमेंट के पास है, 50% किसी और कंपनी ने खरीदे हुए हैं. अच्छा, तो अब मुझे बताएं, क्या फेडरल गवर्नमेंट इसमें 50 या उससे ऊपर शेयर ओन कर रही है? नो. क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें 50 या उससे ऊपर शेयर ओन कर रही है? नो. तो ऐसी सूरत में लिख के आएंगे, एज फेडरल गवर्नमेंट is not holding 50% or more shares and provincial government is also not holding 50% or more shares. So this company will be classified as a private company. अच्छा, इसमें ना आईकैप से शायद सोल्यूशन बनाते हुए गलती होगी, उससे आईकैप से अभी बात चल रही है, ईमेल की भी है. यही हमारा सवाल है. आईकैप ने असल में शायद सोल्यूशन में ये लिख दिया कि ये दोनों मिल के जो है ना 30 और 20 ये 50 पहुंच गए हैं. हालांकि यहाँ एंड नहीं लिखा हुआ, यहाँ और लिखा हुआ है, यानी दोनों में से अलग अलग का 50 होना चाहिए. दोनों मिलके अगर 50 पे पहुंच जाए तो नहीं बनती. और पास्ट में भी आईकैप के सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आते रहे जिस तरह हमने क्लास में पढ़ा था. तो आईकैप के सोल्यूशन अगर आप देखेंगे, ये लेटेस्ट टर्म का सवाल था तो आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा. ये दोनों सवाल लेटेस्ट टर्म के थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपके 50% मार्क्स आ गए होंगे, मुझे तो उम्मीद है. ये दोनों सवाल आपसे आधे आधे सही हो गए हुए थे. और अभी इंशाल्लाह भाई को भी हम बुला रहे हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जिनका आया, उनसे भी इंशाल्लाह पूछ लेते हैं उन्होंने इस सवालों के जवाब क्या दिए, अगर उनको याद हुए तो. अच्छा जी, आगे चलें. तो तीनों कंपनीज हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं. क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी मैं देखता हूँ, फिर जितना टाइम बचता है वो 3 पे ही लगाना है. 4 इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे, ठीक है. 4 हम क्लास में करेंगे. उसमें छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बताई नहीं हुई थी, वो 4 में भी अप्लाई होनी है, 6 में भी अप्लाई होनी है. छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बताई नहीं हुई थी, उसके लिए मादरत. इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे भी और उसका हल भी बताएंगे और इंशाल्लाह पेपर में आपके नंबर भी काटेंगे. खैर है, हमारे पेपर हमारी मर्जी. क्वेश्चन 5. सफदर मलिक जो है, नहीं सफदर मलिक है, मियाँ नहीं है. सफदर मलिक अ पाकिस्तानी सिटीजन रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर 2023. 20 दिसंबर 2023 ये बनता है टैक्स ईयर 2024. सफदर मलिक एक बंदा है, रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर 23. भाई अब 20 दिसंबर 23 को जब वो पाकिस्तान आ गया तो फिर हमारे साल वो रेजिडेंट है, हमारे साल वो, और अगले साल भी ऑब्वियसली रेजिडेंट. आफ्टर रिजाइडिंग फॉर 7 years इन यूएई, ही रिमेन्ड इन पाकिस्तान सिंस देन, तब से पाकिस्तानी है. ऑन 28 अगस्त 24 ये 30 जून 24 है ना, ये 30 जून 25 है. ऑन 28 अगस्त 24 ही रिसीव्ड कंसल्टेंसी इनकम ऑफ 19,60,000 फ्रॉम अ क्लाइंट इन यूएई. फॉरेन सोर्स इनकम है, फ्रॉम यूएई से पता चला. द पेमेंट वॉज मेड डायरेक्टली इनटू हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट. एज्यूम करें यूएई वालों ने इस पर टैक्स नहीं काटा. अंडर द प्रोविजन टैक्स इम्प्लीकेशंस बताए सिर्फ फॉरेन इनकम की जो रिसीव हुई है सफदर मलिक को. भाई फॉरेन इनकम 2 सूरतों में मैंने आपको बताया था माफ है. ये मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर, ये मैंने आपसे पूछना है, ये चैप्टर नंबर 13 मैंने आपके सिलेबस में नहीं डाला था, लेकिन आपको बार बार रिवीजन भी करवाई थी और बताया भी था कि ये प्रोविजंस मैंने आपसे टेस्ट करनी है. कोई भी बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम जो कि एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कमाए जो रेजिडेंट नहीं था मुसलसल 4 साल से, 7 साल में ये 4 साल आ गए. जिस साल वो रेजिडेंट बना उस साल, और उससे यानी कि टोटल 4 साल, तो उसकी इनकम माफ होगी जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल. इसलिए इसका सॉल्यूशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले लॉ की प्रोविजन लिख दें. Any foreign income derived by a citizen of Pakistan who was not a resident individual for 4 preceding years from the year in which he became resident. जिस साल रेजिडेंट बनना उससे पिछले 4 साल नॉन रेजिडेंट था.
विल बी एग्जाम्ड इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। ये लाइन लिख के फिर आप सिनेरियो से रेफर कर सकते हैं कि सिनेरियो से आप रेफर कर लें। लिखें मिस्टर सफदर मलिक, चले मैं लिख लेता हूं। लिख लें मिस्टर सफदर मलिक इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पहले लॉ की प्रोविजन लिख दें फिर सिनेरियो से लिंक कर दें, ये भी चलता है। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बताता हूं। मिस्टर सफदर मलिक इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान देखें इधर, एंड ही इज नॉट रेजिडेंट in any of the he is not resident in any of the 4 preceding years he is not a resident in any of the 4 preceding years from the year in which he became resident. From the year, भाई को बुला लें एडमिशन ऑफिस से, from the year in which he became resident. That is, अब वो साल बता के हैं, that is टैक्स ईयर 2024। कौन सा साल है जिसमें रेजिडेंट बना वो? डेट इज टैक्स ईयर 2024। टैक्स ईयर 2024 से पिछले 4 साल वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। लिखते हैं बिकॉज ही अराइव्ड ऑन 20 दिसंबर 23 एंड हिज स्टे एक्सीड्स 183 डेज। बिकॉज ही अराइव्ड ऑन, बोले, बिकॉज ही अराइव्ड ऑन 20 दिसंबर 2023 and his stays for more than 183 days। और उसका स्टे क्या है भाई? मोर देन 183 डेज। ओके, नेक्स्ट। So his income will be exempt in tax year 2024 and 2025। डन। अच्छा, इसमें एक छोटी सी लाइन आप डाल के आया करें। इस प्रोविजन में ये कोई शर्त नहीं है कि पैसा पाकिस्तान में मंगवाए या ना मंगवाए। पिछली प्रोविजन में ये शर्त थी, इस प्रोविजन में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि पैसा पाकिस्तान मंगवाए या ना मंगवाए। तो उसमें उसने लिखा हुआ है द पेमेंट वॉज डायरेक्टली मेड इनटू हिज बैंक अकाउंट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखें दिस इनकम इज स्टिल एग्जेम्प्ट वेदर इट इज ब्रॉट इनटू पाकिस्तान और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। This foreign income is, this foreign income लिख लें, this foreign income is still exempt whether or not it is brought in Pakistan, whether or not it is brought in Pakistan।
आ जाए भाई। सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र। अपना नाम बताएं। नुमान यूसुफ, अच्छा, और इलाका? फैसलाबाद। फैसलाबाद। कितने पेपर दिए थे? मैंने 2। कौन कौन सा? मैंने दिया था CMA और टैक्स। अच्छा, और उसमें जो है आपने शुरू से क्लासें ले ली थी? सच बताना कि झूठ? नहीं, जो है वो बताना है। सर मैं पहले गया था उम्रे पर, तो उसकी वजह से डिले आ गया था, ठीक है। तो मैंने लास्ट यानी आमतौर पे लोगों ने कब से क्लासें लेनी शुरू कर दी होंगी? पिछली पिछली दफ़ा सितंबर से, सितंबर के एंड से। तो आपने कब से क्लासें लेनी शुरू की? दिसंबर के एंड से। दिसंबर के एंड से। तो CMA और टैक्स दोनों की तो नहीं, CMA की स्टार्ट से, टैक्स के एंड से। दिसंबर के एंड से लेनी शुरू की। तो जनवरी, यानी बस जनवरी का महीना। हाँ जी। तो दिन में कितने लेक्चर लेते थे? 5 या 6। 2x पे, 2x पे, इसलिए आपके नहीं, आवाज़, ये रहने दो। अच्छा, इसलिए आपकी आवाज़ स्लो लग रही है। अच्छा 2x पे 5 लेक्चर। तो 5 लेक्चर लेके तैयारी कब करते थे? सर जो आप सवाल कराते थे वही काफ़ी होते थे। नहीं, तो तैयारी का बाद में रिवाइज भी करते थे? यानी कि अगर 5 लेक्चर आपने लिए हैं 1.5 घंटा, ज़रा 5 लेक्चर 1.5 घंटा, ज़्यादा 5 ज़रा 1.5, तो ये हो गए 7.5 घंटे। डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, हाँ ठीक है। तो ये हो गए 4 घंटे। तो 4 घंटे के लेक्चर तो डेली बच्चा जाके 1.5 घंटा तो घर में पढ़ता है। तो 5 लेक्चर तो 1.5 घंटा, उसका भी अच्छा खासा टाइम हो गया, 6-7 घंटे। तो 6-7 घंटे फिर पढ़ते थे इसके बाद? नहीं कितनी देर पढ़ते थे? सर, ये जो 5 लेक्चर थे उनको तैयार कितनी देर में करते थे? आधा घंटा लगता था मैक्सिमम। नहीं मैं 5 पूछ रहा हूँ, मैं पर 5 घंटे, हाँ 5 जो लेक्चर थे सारे एक साथ रिवाइज कर लेता था, क्वेश्चन वगैरह। आधा आधा घंटा करके, यानी 2.5-3 घंटे लग जाते थे। जो आप सवाल करवाते थे ना, मैं वो देखता नहीं था, मैं पहले खुद करता था सारा, मतलब 80% मैच हो जाता था। क्लास से पहले ही, यानी मैं सवाल शुरू कराता था तो आप कहते थे कि वीडियो पॉज कर दो, ये सवाल ही मैं खुद ही करता हूँ? इसी तरह करता था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो स्पेशल केस है। अच्छा, तो वो फिर सवाल कर लेते थे। अच्छा, जी। पेपर में ये जो सवाल आया था, अल्लाह आपका भला करे, ये सवाल आया था सैलरी वाला, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये सैलरी वाला सवाल आया था, ये पूरा हो गया था 7 नंबर का। मेरा पूरा पेपर हो गया था आधा घंटे पहले। पेपर आधा घंटा पहले हो गया था। आधा घंटा पहले पेपर हो गया था, फिर क्या किया आपने? अब बाहर आ गया था। अच्छा, बाहर आ गए थे, तो उम्मीद थी कि, इतनी उम्मीद थी कि पास हो जाऊंगा। यानी कि आपने 51-2 नंबर लगा लिए थे? नहीं, अगर एस्टिमेट लगाया था फुल राउंड ऑफ करके 70 बन रहे थे 71 मिनिमम करके। अभी आई क्या, आपने बताया कितने आए हैं? नहीं, वो नहीं बताया। वो नहीं बताया। तो ये तो थ्योरी के सवाल भी आए हुए थे। 40 to 50 नंबर की थ्योरी थी। 40-50 नंबर की थ्योरी थी, ये तो कहते हैं हमने याद नहीं करनी। नहीं, थ्योरी ज़रूरी है, मैंने की थी इसीलिए। अच्छा, आपने साथ साथ की थी। चले, इनको कोई टिप देते जाते हुए। मेरे जैसा नहीं बनना बस। मैं आपकी जैसा नहीं पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना है। तरीके से बनना। चलें, और टेस्ट आपने कितने माशाल्लाह सारे दिए होंगे, टेस्टों में आपके 80-90% मार्क्स आए होंगे? सही, एक भी टेस्ट नहीं दिया। सुभान अल्लाह, एक भी टेस्ट नहीं दिया। मॉक तो तजर्बे के लिए रखा होगा सामने? नहीं, वो रखा था, 3-4 मॉक दिए थे एंड पे। अच्छा, हमारे कॉलेज के भी, कोई और कॉलेजेस के भी? एक स्कैंस के दिए थे और एक आपके कृष्ण के। अच्छा, तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। जज़ाकल्लाह। असल में मेरा टैक्स बैकग्राउंड है ना, इसलिए मेरा बैकग्राउंड ही टैक्स है। कैसे? मेरे बाबा टैक्स के कंसल्टेंट है। हाँ, लेकिन बाबा सारी बातें तो नहीं घर में आके करते होंगे कि नहीं, मैं उनके नोशनल साथ- एक्सपेंसेस मैं माइनस उनके- मैं उनके साथ काम करता हूँ ना उधर, 3-4 अच्छा। साल हो गए, तो ये फैक्टर हो सकता है एक टैक्स में। ठीक है, यानी आपको तकरीबन कितनी चीज़ें पहले ही पता थी? तकरीबन मेनली जो इनकम हेड्स थे ना, जिस तरह रिटर्न वगैरह करते हैं, वो पता था। अच्छा, बाकी बारीकियाँ बाद में पता बारीकियाँ चली। बाद में पता चली थी। और ये चैप्टर बाकी सारे 1, 2, 3 रटे हुए थे? ये रटे हुए थे आके। क्या वजह? ये लोग कहते हैं हमें याद नहीं होते, ये लोग कहते हैं हमें याद नहीं होते। करने पड़ते हैं याद, होते तो नहीं है, करने पड़ते हैं। नहीं, ये तो होते तो नहीं है, नहीं, इंशाल्लाह हो जाए। तो उम्मीद अल्लाह से ही है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह Thank you. मिलते हैं। अच्छा, आप लोग छोड़ें, इधर आए क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पढ़ ले, मैं आ रहा हूँ भाई, सी ऑफ करने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मोटी मोटी वेट, मोटी का कितना वेट है? अच्छा सॉरी, बस इसको एक ही पूरा समरी भाई ने एक टेस्ट नहीं दिया, यानी सारी बातें भूल गया ये कि मैं ये रिवाइज करता था, मुझे थ्योरी अच्छे तरीके से आती थी, मैं न्यूमेरिकल पहले पॉज कर देता था वीडियो, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, फिर वो सारी बातें भूल गई, टेस्ट एक भी नहीं दिया। ये एक चीज याद रहेगी इसको। ये भाई ने लेक्चर भी 2x पे लिया। हाँ 2x पे कमेंट में था फॉलोइंग अच्छा जी, सेस पे टू गवर्नमेंट ऑन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। ये सेस का मतलब टैक्स था, टैक्स तो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा ये क्लास, ये मैंने सवाल क्लास में करवाना है कल, क्वेश्चन 5 का भी। डोनेशन इन काइंड टू रिलीफ फंड रन बाय गवर्नमेंट। भाई डोनेशन डिडक्शन नहीं है सेक्शन 21 में, बल्कि डोनेशन का आपको पता है टैक्स क्रेडिट मिलता है। कितने लोग ये लिख के आए थे कि डोनेशन डिडक्शन नहीं है, इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा? कितने लोग लिख के आए थे डिडक्शन अलाउड है? डोनेशन अलाउड तो नहीं है ना। देखिए डोनेशन या तो खर्चे में माइनस हो या टैक्स क्रेडिट में माइनस हो। तो डोनेशन था बिजनेस का खर्चा है या टैक्स माफ होता है? बोल देना, टैक्स माफ होता है, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है। पेमेंट टू मूनसून होटल फॉर एनुअल गेट टुगेदर फंक्शन, ये एम्प्लॉयज का होता रहता है, कोई मसला नहीं। तो ये इंटरटेनमेंट अलाउड है, एम्प्लॉयज के गेट टुगेदर फंक्शन होता रहता है। उसने लिखा हुआ था, ये देखें इंटरटेनमेंट वाले में चैप्टर नंबर 8 भाई ने मेहनत की है। वो जो कह रहे थे मेरे वालिद साहब का टैक्स का बैकग्राउंड है, तो उसमें ये सेट चीज़ें होती हैं, पैटर्न नॉर्मली लोगों की गिनी चुनी चीज़ें होती हैं जो रिटर्न के अंदर कैलकुलेशन में आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें बारीकी से और तफसील से नहीं होती हैं। तो अब ये मत समझें कि उन्होंने वो किया था, उन्होंने एफर्ट की है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये किधर है पेमेंट टू मॉनसून होटल फॉर, तो इंटरटेनमेंट का खर्चा जो है वो बस ये एम्प्लॉयज़ की मीटिंग वगैरह किधर आ रही है? एम्प्लॉयज़ की मीटिंग, एम्प्लॉयज़ नहीं नज़र आ रहे, उनकी मीटिंग कहाँ से होनी है? ये एम्प्लॉयज़ की मीटिंग वगैरह, तो ये माइनस करने की इजाज़त है। बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए हैं, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं एम्प्लॉयज़ की मीटिंग में। यानी कि आपका मिस्टर ये तो नहीं खड़ा होकर कहेगा कि अच्छा ये एम्प्लॉय कितनी बोटियाँ खा रहा है और एम्प्लॉय की बीवी और बच्चे कितनी बोटियाँ खा रहे हैं, तो इसलिए बस फिर अलाउड है। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर एम्प्लॉयज़ तो भाई बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग तो ठीक है। फिर आप थोड़ा सा कमेंट करके आ सकते हो, लेकिन दुनिया में चलते हैं एम्प्लॉयज़ फैमिलीज़ का कोई इतना पूछा नहीं जाता। जैसे मेडिकल में भी है, मेडिकल रीइंबर्समेंट में वाज़े तौर पे एम्प्लॉयज़ का लिखा नहीं हुआ, डिपेंडेंट्स का, लेकिन उधर भी मेडिकल रीइंबर्समेंट चलती है। तो बस एम्प्लॉयज़ को बुला लिया, साथ बीवी बच्चे भी आ जाए, खैर है। ये एक नॉर्म है, वाज़े तौर पे लॉ में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन लोगों की राय है कि जब एम्प्लॉयज़ को बुला लिया तो फिर खर्चा अलग अलग करो, या फिर तो अलग अलग करना पड़ेगा, कितना खाना उन्होंने खाया, कितना खाना उन्होंने, वो फिर आप करना चाहें तो। लेकिन लॉ मेकर अब रिलैक्स कर रहे हैं दुनिया में। एम्प्लॉयज़ की मीटिंग से भी तो बिजनेस का, एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाने, हाँ गेट टुगेदर मीटिंग, बस जो भी कर लें आप, तो ये अलाउड है, नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस में होते रहते हैं। अच्छा असल में वाज़े तौर पे जो खर्चे नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहे होते, वो अलाउड ही होते हैं। सैलरीज पेड इन कैश, भाई ये 32,000 से ऊपर की तनख्वाह ये तो कैश में नहीं पे होनी चाहिए थी। और प्रोफेशनल टैक्स तो माइनस करने की इजाज़त है, बस एक टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं, जिसका नाम है इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं? इनकम टैक्स, सेक्शन 21 का ए, इनकम टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं। बाकी टैक्सेस तो अगर आपने कोई पे किए हैं तो वो माइनस करने की इजाज़त है, कोई मसला नहीं। तो इस टैक्स का अजीब सा क्या नाम है? प्रोफेशनल टैक्स। फाइन आपने एससीसीपी को पे किया गवर्नमेंट को, ये फाइन माइनस करने की इजाज़त नहीं। मोबाइल फ़ोन, इसमें आपने ये वाला पॉइंट लिख के आना था भाई, थोड़ी थोड़ी रीजंस भी साथ लिख के आनी थी कि पर्सनल ड्राइंग, पर्सनल एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 8, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर।
5% कमीशन पेड बाय एओपी टू पार्टनर, तो कमीशन एओपी पार्टनर को जो दे ये भी अलाउड नहीं है। वाटर चार्जेस पेड इन कैश, साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है अकाउंट का, लेकिन वाटर असल में यूटिलिटी है ना, तो यूटिलिटीज कैश में पे हो सकती हैं, इसलिए ये भी अलाउड है। वाटर चार्जेस मींस वाटर बिल, वाटर का बिल, वाटर चार्जेस से क्या मुराद होगा? और आगे चलें। पेड 25 लाख फॉर मशीन, इसमें आप लोगों ने ये पॉइंट लिख के आना था, एन इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर, और आगे छोटा सा लिखना था हाउएवर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। वो जो आज की क्लास में सुबह बात नहीं की थी कि अगर आप मशीन को फौरन खर्चे में डाल दो तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो मशीन का खरीदना बिजनेस का खर्चा है या इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी? डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। 3 पे डिस्कशन कर लो यार, बाद में आ जाओ। ज़्यादा लोगों की राय है, इसको माइनस करें, इसको इसलिए ये कह के मैंने कंक्लूड कर दिया है, फिर क्लास के बाद आ जाना है। तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, एक आधे को पॉइंट में हमेशा इख्तलाफ रहना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम फॉर टैक्स ईयर 2022। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था, अल्लाह आपका भला करे, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि फॉरेन सैलरी माफ़ है, बाहर के मुल्क में जो आप सैलरी कमाएंगे वो माफ़ है। दोनों में से अगर एक बात हो जाए तो फॉरेन सैलरी माफ़ है। ओहो, वो टेबल ही नहीं इधर बना हुआ। उसमें एक बात ये थी कि फॉरेन सैलरी माफ़ है, या तो आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया है फॉरेन सैलरी पे तो भी फॉरेन सैलरी माफ़ है, फॉरेन सैलरी माफ़ है अगर आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया है तो माफ़ है, और अगर बाहर के मुल्क में फ़ौरन तनख्वाह पे टैक्स पे नहीं किया और आप सिटीज़न हैं और बाहर ही हैं तो भी फ़ौरन सैलरी माफ़ है। ये बात हुई थी, याद आ रही है? सिद्रा पाकिस्तान छोड़ के चली गई 1 जुलाई 2021 को, साल के पहले दिन, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिंगापुर बेस्ड कंपनी एट अ मंथली सैलरी ऑफ सरगोदा 10,000। नहीं, ये SGD बाहर की करेंसी होगी। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस, उसके शोहर ने कहा सिद्रा वापस आ जाओ सिंगापुर से, ऐसा मत करो। शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। पर्सनल रीजन अब मैंने आपको बता दी, मुनासिब तो नहीं लग रहा था लेकिन पर्सनल रीजन मैं आपको बता दी। शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान, शोहर की याद में वापस आ गई, शोहर जा चुके, शोहर की याद में वापस आ गई ऑन 20 दिसंबर 2021, 20 दिसंबर 2021 को वापस आ गई अपने सरताज के पास, एंड रिमेन्ड इन पाकिस्तान, और अभी पाकिस्तान में ही है। वो सारी सैलरी भी पाकिस्तान ले आई है। और ये सारी बातें छोड़ो, पहला सवाल, क्या उसने सिंगापुर में टैक्स पे किया है? नहीं 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 नहीं, नो ना बोलें, ये थ्योरी के सवाल हैं। न्यूमेरिकल में फिर बोल सकते हैं आप, न्यूमेरिकल में दोनों में से किसी एक साइड पे जाना होता है। थ्योरी में अगर सवाल खामोश है तो दोनों साइडें भी डिस्कस की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल कराया था आपको कि मेडिकल रीइंबर्समेंट है। अब अगर थ्योरी के सवाल में थ्योरी का सवाल आ गया तो मेडिकल रीइंबर्समेंट में आप दोनों अजम्पशंस ले सकते हैं। अगर एज पर टर्म्स है तो ये कर दें, अगर नॉट एज पर टर्म्स है तो ये कर दें। थ्योरी के सवाल में थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड रखना है, दोनों साइडें डिस्कस करानी है। हाँ, अगर तो वो वाजे बता दे कि फॉरेन टैक्स पे कर दिया या वाजे बता दे कि नहीं किया, फिर तो और बात है। अब सवाल बता नहीं रहा कि उसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया या नहीं किया। अच्छा, अब दूसरी बात, क्या वो सिटीजन है और रिमेन्स अब्रॉड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे कंफर्म है कि ये वाली प्रोविजन इसको बेनिफिट दे ही नहीं सकती।
इस प्रोविजन के तहत इसको सैलरी माफ नहीं होगी, पक्का है मुझे, बिकॉज शी इज नॉट अब्रॉड, शी इज विद हर शोहर इन पाकिस्तान। एज्यूम कर ले जिंदगी, शी इज विद हर शोहर इन पाकिस्तान, शी इज नॉट अब्रॉड। ये वाला बेनिफिट तो इसको मिल नहीं सकता, इस वजह से इसकी सैलरी माफ नहीं हो सकती। हां, इस वजह से माफ हो सकती है। तो इसमें बेहतर है वैसे 2 लाइनें लिखाएं अगर, कि एनी फॉरेन सैलरी रिसीव्ड बाय Sidra shall be exempt from tax if the Sidra has paid foreign tax on salary in foreign country. However, दूसरी लाइन में लिखेगा, if she has not paid the foreign tax in foreign country, then her salary will not be exempt, it will be chargeable to tax। जी एक मिनट, कुछ समझ आई बात? ये वाला बेनिफिट क्यों नहीं दे सकते? ये भी तो बेनिफिट है लॉ में। ये बेनिफिट सिर्फ उसको मिलने हैं जो रिमेन्स शी इज नॉट अब्रॉड, तो ये बेनिफिट तो मिल नहीं सकता। अब आई कैप शायद थोड़े से नंबर उस बच्चे को दिया है जो अजम्पशन ले ले, अजम्पशन भी ले सकते हैं आप, कि अज्यूम शी हैज पेड द फॉरेन टैक्स इन फॉरेन कंट्री, देन हर इनकम विल बी। ये लाइन भी शायद पेपर में चल जाए, लेकिन बेहतर है कि आप लिखाएं कि हर फॉरेन सैलरी इनकम विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ शी हैज पेड द फॉरेन टैक्स, हाउएवर इफ शी हैज नॉट पेड द फॉरेन टैक्स देन हिज फॉरेन सैलरी इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स। जी आप बोलें, सवाल पूछें। कौन सा? हाँ जी, ये तो इस साल से पाकिस्तान गई है, पिछले 4 साल से कहाँ नॉन रेजिडेंट है? ये पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, ये तो हमारे साल के पहले दिन पाकिस्तान से गई है सिंगापुर। पिछले 4 साल से फिर तो टैक्सेबल कर रहे हैं आप, फिर तो उल्टा टैक्सेबल तो करनी, असल तो माफ करानी है उसकी सैलरी, टैक्सेबल तो कर ही देते हैं सारे। वो प्रोविजन तो वैसे भी उस बंदे की लगनी है जो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, तो ये 4 साल से नॉन रेजिडेंट है ही नहीं, तो वो प्रोविजन तो लगानी नहीं आपने पेपर में। वो प्रोविजन सिर्फ कब लगाया करनी है? जो बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट, जो बंदा है ही नहीं उस पर तो वो प्रोविजन लगनी नहीं। तो अब इधर आके इन 2 में से कोई प्रोविजन लगनी थी। अगर वो 4 साल से नॉन रेजिडेंट होती है वो प्रोविजन हम जरूर लगा लेते। क्लियर? वो प्रोविजन सिर्फ लगाई तब करनी है जब 4 साल से नॉन रेजिडेंट। तो इस सवाल के जवाब में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। ये तो चैप्टर 3 में से सवाल था, ये पास पेपर का ही सवाल उठाया हुआ था। ये भी भाई आप सवाल देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर उसमें दिया हुआ है 13 में। ये मैंने कल क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ये भी चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है। अच्छा, अहमद इज अ शेयर होल्डर, अ क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी। ये एक शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी का। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024 मालिक है कंपनी का। कंपनी डिड नॉट ऑफिशियली, मालिक मीन शेयर होल्डर, डिक्लेयर एंड डिविडेंड। फॉर्मली तो कंपनी ने शेयर डिविडेंड नहीं दिया, हाउएवर द कंपनी गेव अ लोन ऑफ 2 million रीपेएबल इन 3 years। तो इसमें आप लोगों ने लिख के आना था कि कल शायद कुछ टीचर कुछ क्लासेस ऑफ करें, मे बी कोई पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन हमारी क्लास होगी। अच्छा, डिविडेंड के बारे में आपने लिख के आना था। इधर देखें कि एनी पेमेंट मेड बाय अ प्राइवेट कंपनी बाय वे ऑफ लोन टू अ शेयर होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड इफ इट इज फ्रॉम अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स भी लिखाना था लफ्ज। देयरफॉर द पेमेंट ऑफ लोन made by company to shareholder will be considered as dividend। इसलिए ये डिविडेंड था। तो ये वाला पॉइंट था इसमें। ट्रांसफर ऑफ गाड़ी टू अहमद फ्री ऑफ कॉस्ट। अहमद को गाड़ी दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी बांटना बाय अ कंपनी of accumulated profits to its shareholders if such bantna requires the jana of asset। मैंने आपको कहा था चाहे पैसे दे दें चाहे इन काइंड कोई चीज ही दे दें, इसीलिए मैंने कैश और फर्नीचर लिखवाया था। मेरी गलती थी, मैंने यहां पे आपको कार नहीं लिखवाया, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। हाँ बोलो। हाँ, किसी हद तक ये वाली भी आ सकती है, बेनिफिट वाली, कि फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन बेहतर है अगर कोई एसेट दे रहा हो ना, यहां गिराया करो, क्योंकि एसेट के बारे में खास प्रोविजन उसने दी हुई है।
तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसे दे दे या फर्नीचर दे दे, हमने कहा था ये भी डिविडेंड है। डन। ये थोड़ा सा था, आप लोगों को याद नहीं आया होगा। चलें आगे, आ गया था, चलें शर्मा दें। पेमेंट ऑफ अहमद पर्सनल यूटिलिटी बिल्स, इसको आप यहां डालें फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। इसमें मैंने मिलकर बातें भी इसी तरह की थी, बच्चों की स्कूल फीस पे कर दी, घर के बिजली के बिल पे कर दिए, सब कुछ पे कर दिया। तो ये था जिसने आपको टफ टाइम दिया था। तो लिख के आएंगे द पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज डिविडेंड, देयरफॉर द यूटिलिटी बिल्स पेड फॉर अहमद रेजिडेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिविडेंड। ओके, उदास से क्यों हो रहे हैं, परेशान ना हुआ करें, हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आगे चलें। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला डिस्कस नहीं कर सकते, ये है ही रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट तो है ही नहीं बस, क्योंकि पाकिस्तान कब आ गई है, 20 दिसंबर को। ओके, आ जाए जी। क्वेश्चन 3 पता नहीं जिसके लिए आप आए थे वो तो आप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलें। इसकी सेकंड प्रोविजन में, हाँ एम्प्लॉयर देता है, वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ये तो एम्प्लॉय है ही नहीं, वो तो पूरा चैप्टर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए। और वाज़ेह तौर पे उसने बता भी दिया था कि मैं डिविडेंड की डेफिनेशन के अंदर ही रहना चाह रहा हूँ, इधर उधर घूमना नहीं आपने। ठीक है, हम लिख तो आए थे लेकिन ये भी लिखना था। ओए अच्छा जी जी, ये वाला बोले, इसमें क्या आपके जहन में आ रहा है? ये तो सबसे ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स की थी क्लास में। ये तो ऐसा पॉइंट है जो सबको बड़ा पहले समझ आ गया था कि प्राइवेट कंपनी, इसकी तो नीचे भी मिसाल की थी, प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो वो शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड है। बोले आपके जहन में क्या आ रहा है, एक मिनट उनके। ये लोन हाँ 3 साल बाद वापस हो जाएगा। जब हमने कहा था इन केस लोन इज रीपेड, जब वापस होगा द टैक्स विल बी रिफंडेड, उसे वापस करेंगे। फिलहाल तो डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा, 3 साल बाद रिफंड हो जाएगा। ठीक है जी, चलने की कोशिश करें आगे जी। क्या क्वेश्चन में मेंशन उसने किया हुआ है वो रेजिडेंट है, चीख चीख के पुकार है। आप घर जाके 20 दिसंबर 21 से 30 जून 22 तक दिन गिन लीजिएगा। आ जाए जी। असल में देखना, जो मैं ये पूरी क्लास में किसी दिन बात कर दूंगा, जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी तो फॉरेन इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं है। ये किसी दिन आपसे मैं बात करूंगा, क्लास में रिवाइज कराना है सारा। नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम आपने पहली 2-3 क्लासें ले जाके वहाँ आपको पता चलेगा। पहले 4-5 लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम पे ये चैप्टर, ये पूरी किताब ही नहीं लगती। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स को तो हमने पहले दिन से ही रिलैक्स कर दिया हुआ है, फड्डा ही सिर्फ रेजिडेंट्स का है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स को तो हमने सिलेबस के शुरू में ही फारिग कर दिया था, पहले दूसरे दिन ही मैंने कह दिया था नॉन रेजिडेंट के बारे में पूछना ही नहीं। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम सिर्फ पूछी ही किसकी जाती है, रेजिडेंट पे। तो ये तो रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट वाली बात लिख ही नहीं सकते। ओके, निकालें जी क्वेश्चन 3 चैप्टर नंबर, सॉरी यकम सितंबर 2003 को उसने फॉलोइंग बेनिफिट्स लिए हैं। जी बेसिक सैलरी बोलें 3 लाख ज़रब 10,
क्योंकि देखिए वो 1 सितंबर 2003 को ज्वाइन करा है, क्या बन गया 3000 मिल्क अलाउंस। अच्छा, अलाउंस की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? ये एक होता है लगा बंदा, इसके देने के बाद एम्प्लॉयर ये नहीं पूछता कि ये कहाँ इस्तेमाल किया, तो ऐसी सूरत में फिर क्या करें? अच्छा, थोड़ा सा हमने टर्म टेस्ट में सारी ही ज़रा ज़्यादा टफ चीज़ें डाली थी। पेपर एक बैलेंस्ड पेपर होता है ICAP का, थोड़ा सा ज़रा आपको फिक्रमंद करने के लिए। अच्छा, मिल्क अलाउंस बोले 10,000 है, अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, याद है ये बात की थी जी। भाई आपको लेने आ गए कोई? अच्छा, उनको थोड़ी देर बिठा लें, इधर इधर बुला रहे हैं ना जो लेने आए हैं। हाँ चलो ठीक, दास करके जाओ। 10,000 ज़रब 10, भाई जा रहे हो आप, सवाल कौन पूछेगा अब? 1 ये मैंने, आप लोग कह रहे हैं कि सईद वाले क्वेश्चन की डिस्कशन ही अपलोड नहीं हुई सैटरडे वाली, ये मैंने उसमें डिस्कस किया है। चलें आज यार, वो आपने मुझे भेज दी थी, अभी ग्रुप में दोबारा भेज देते हैं फिर सैटरडे वाली, किसी ने याद भी नहीं कराई। बोनस इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी, उसको बोनस मिलने 1 महीने की सैलरी, लेकिन उसका बोनस एडजस्ट हो गया इन प्रोपोर्शन टू स्टे इन कंपनी। लोगों ने कहा है कि यार 1 महीने की तनख्वाह तो बोनस में उन लोगों को मिलती है जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, लेकिन ये बंदा तो नया एम्प्लॉई है और ये आया ही 1 सितंबर को है। जब ये आया ही 1 सितंबर को है तो इसको महीने की तनख्वाह देने की क्या तुक है? यानी 12 महीने की तनख्वाह तो मिलती है, एक तनख्वाह आपको 13वीं तनख्वाह समझ लें बोनस में देती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब लोगों ने एतराज किया कि इसको बोनस ना दें, किसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये बंदा नया नया आया, कंपनी ने कहा यार बोनस तो देना है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टे। कैन एनीवन टेल मी द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंपनी? 10 मंथ्स, और बोनस उसको मिल गया हमारे साल, अगले साल नहीं मिला कि इग्नोर करें। इसको मिलना तो था पूरा 3 लाख, लेकिन क्योंकि इसका स्टे सिर्फ 10 महीने है तो इसको कम बोनस मिलेगा। पूरे साल का, पूरा साल वाला बोनस तो उन लोगों को मिलता है जो पूरे साल हमारे पास हैं। ये नया नया छोकरा आया है, इस नए को भी तुम लोग इतनी लिफ्टें करा रहे हो, तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है, इसको फिर थोड़ा टफ टाइम देते हैं। बताएं, अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सारी कंपनी जितनी सख्त दिल नहीं होती, कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी, कोई नहीं यार अभी आया यार रखो यार पूरा बोनस, यार तुमने आइंदा भी हमारे साथ रहना है। तो ये कोई लॉ का रूल नहीं है, बस सवाल कह रहा था कि उसको बोनस थोड़ा कर दो, तो हमने थोड़ा कर दिया उसके लिए, बोनस 10/12 कर दिया। आगे चलें, रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर नहीं दिया हुआ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ड्राइवर नहीं दिया हुआ। अगर ड्राइवर दिया होता एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो फिर एम्प्लॉयर ड्राइवर को पैसे दे रहा होता। भाई मिसाल के तौर पे ड्राइवर का बेनिफिट देने के 3 तरीके हैं, ड्राइवर का बेनिफिट देने के 3 तरीके हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के कहे कि मैं आपको ड्राइवर के लिए ड्राइवर अलाउंस दे रहा हूं, अजीब सा नाम, ड्राइवर अलाउंस दे रहा हूं, यानी आप 15,000 पकड़ो, ड्राइवर रख लो, आगे आपके नसीब 12,000 का ड्राइवर मिले, 16,000 का अलाउंस वो होता है जिसके देने के बाद एम्प्लॉयर पूछता नहीं। दूसरी ऑप्शन ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं आपको ड्राइवर की तनख्वाह रीइंबर्स कर दिया करूंगा, एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय दैट इज रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का खर्चा एम्प्लॉयर रीइंबर्स करेगा। एक तीसरा तरीका यह है, यानी कि इसमें यह होगा कि पहले आप ड्राइवर को तनख्वाह देंगे, फिर एम्प्लॉयर आपको रीइंबर्स करेगा, यानी पहले आप बुक लेके आएंगे, फिर अम्मी से पैसे लेंगे।
और तीसरा तरीका यह है कि एम्प्लॉयर खुद ड्राइवर रख के दे। ऐसी सूरत में शायद मुझे पता भी ना हो कि ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है, लेकिन सवाल बताएगा द सर्विसेज ऑफ ड्राइवर आर प्रोवाइडेड। सर्विसेज नहीं दी जा रही ड्राइवर की। या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ड्राइवर अलाउंस दे सकते हैं, या ड्राइवर रीइंबर्समेंट दे सकते हैं, या ड्राइवर की सहूलत दे सकता है, या ड्राइवर दे सकता है। अब जब रीइंबर्समेंट होती है तो ड्राइवर फिर हम खुद ही रखते हैं अपना। एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किए हैं 36,000, लेकिन वैसे इकबाल ड्राइवर को दे रहे हैं 60,000। अब ये प्रोविजन हमारी रीइंबर्समेंट वाली है, जो पेज नंबर हम पढ़ के आए हैं, एटी 3 पे। ये प्रोविजन हमारी रीइंबर्समेंट वाली है। ड्राइवर, एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉय का नाम क्या है? इकबाल। इकबाल इकबाल हमारा इकबाल ड्राइवर को दे रहा है 60,000, और एम्प्लॉयर नहीं ड्राइवर को कुछ दे रहा। एम्प्लॉयर इसमें से 36,000 बस इसको रीइंबर्स करता है। आप बताएं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से कितना बेनिफिट हुआ मुझे? 36,000। द खर्चा ऑफ 60,000 इज नॉट फुली रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, इज पार्शली रीइंबर्स्ड। What is the amount of expense that is reimbursed by employer? That is reimbursed by employer. The total kharcha is 60, but what is reimbursed by employer? So only 36 is the benefit, which is to be added in salary. अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर रख के देता ना, फिर तो बड़ी अजीब कहानी होनी थी। फिर एरो देखें कैसे बनने थे। चलें पहले कोई नोट करे तो कर लें। तो मुझे इससे आसान है विच इज रीइंबर्स्ड। अच्छा, अब देखिए मेरे भाई, जब एम्प्लॉय ड्राइवर रख के देते ना, फिर ऐसे होता है कि मैं ड्राइवर को 90,000 दे रहा हूं, और एम्प्लॉयर कहता है नहीं सर 5,000 मेरी तरफ से आपको। ये फिर हमने पढ़ा था 90,000 माइनस 5,000, 85,000 का बेनिफिट हुआ है। ये था सर्विसेज ऑफ ड्राइवर आर प्रोवाइडेड बाय आवर एम्प्लॉयर। तो फिलहाल भाई 60,000 को इग्नोर करें, 36,000 रीइंबर्समेंट वाली प्रोविजन है। ये फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन और फेयर मार्केट रेंट टाइम्स आया, जल्दी बोलें। 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट 85 मल्टीप्लाई 10 10 10 10 10 10 माय डियर 10 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 हायर 50,000 वॉज पेड टू TL टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। माजरत की के साथ ये कल मैंने आपको पढ़ाना है, इस पर इंशाल्लाह 7-8 मिनट लगेंगे। मोर और लेस कल हमारा ये सारा टर्म टेस्ट ही क्लास में डिस्कस हो रहा होगा। तो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, इसको इग्नोर करना है, इस पर फिर इंशाल्लाह कल बात करते हैं। ठीक है, कल बात करते हैं। असल में ना ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये उसने उसकी पेंशन के लिए पैसे अलग करके रख लिए हैं, जब रिटायर होगा तो देगा। ये वो नहीं है जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है वॉलंटरी पेंशन में, उन दोनों में फ़र्क भी इसको बताऊंगा। छोड़ें, ये पॉइंट कल डिस्कस करेंगे, छोड़ें। ऑन 1 नवंबर इकबाल ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 7 मिलियन एट 6% पर एनम। एम्प्लॉयर से ले लिया लोन। पहली इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की रीपे होगी 31 मार्च 24 को। मुझे सोच के बताएं कि
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप लोग पढ़े हैं IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। तो 7 मिलियन का उधार कितना अरसा इस्तेमाल हुआ है? 5 महीने। और फिर 5 मिलियन वापस हो गया, तो रह कितना गया उधार? 2 मिलियन। लिया कितना था? 7 मिलियन। 7 मिलियन कितना अरसा आउटस्टैंड रहा, पेबल रहा? 5 महीने। और 5वें महीने के एंड पे उसमें से 5 पे हो गया, तो कितना रह गया? और बाकी 2 भी आउटस्टैंड रहा 31 मई तक, और 31 मई को वो भी मैंने माफ करा लिया। अब जरा सोच के बताएं, ऐसे टाइम्स आया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितना लिया? यहां पे लिया ना यकम नवंबर को 7 मिलियन। किस दिन वापस किया? 31 मार्च को। कितना रह कितना गया? ये 2 माफ किस दिन हुआ? माफ हुआ या वापस किया? रह कितना गया? 0। 7 मिलियन पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे 5 महीने। हाँ, 2 मिलियन पे इंटरेस्ट निकालेंगे 2 महीने, और एक फिगर 2000 की ऐड भी करेंगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये रीपे नहीं हुआ, ये माफ हुआ है। अगर ये भी माफ होता तो ये भी मैं ऐड करता। ये 5000 मैंने क्यों माइनस किए? वापस कर दिया। ये 2000 मैंने क्यों माइनस किए? माफ हो गया। अच्छा सारे इधर देखें, लिया कितना, वापस कितना किया, रह कितना गया, कितना माफ कर दिया एम्प्लॉयर ने, रह कितना गया। तो इस पे 5 महीने का निकाल लें और 2000 पे 2 महीने का, ऐसे ही बनेगा ना कुछ। इंटरेस्ट बेनिफिट जी, लोन 7 मिलियन इंटू 4% इंटू प्लस, नहीं 5 मिलियन तो वापस हो गया ना, रे 2 मिलियन गया, इंटू 4% इंटू 2/12। हाँ जी, 1 ग्रैंड टोटल श्योर, और लोन वेव्ड 5000 2% दोनों डालूं या सिर्फ 2% डालूं? ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे आपका पेपर चल रहा है अपना। हंसा ना करें, पता चल जाता है कि आपका नहीं चल रहा। हाँ क्या बोलो, क्या अनदेखा है ये सारा। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं मैं नोट करने दूंगा, हो ही नहीं सकता। भाई अब तो जग भी उठा दिए गए हैं इधर से, पड़ा ऊपर करते हो जग, और ऊपर। आप कर मोयो बच्चा जे तू मंगदा पानी, मैं दिंदी तीनों पर कड़े पिला। समझ आया? एक बच्चा था, वो आप कर रहा था, अब माँ को नहीं पता था आप पानी को कहते हैं। आप कर मोयो बच्चा, आप करते मर गया, जे तू मंगदा पानी। अगर उन्हें बता देता तुझे पानी चाहिए तो मैं दिंदी तीनों पर कड़े पिला। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। नहीं 2-3 मिनट में निकलते हैं, चलो। हाँ ठीक है, ओके अस्सलाम। आप लोगों ने सुना तो नहीं कुछ? खुश क्यों हो रहे हैं? अच्छा जी आगे चलें। ही रिसीव्ड सेल्स टैक्स रिफंड ऑफ
2,25,000 रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2002। अच्छा, सेल्स टैक्स रिफंड में कंपनसेशन पड़ी है डिलेड रिफंड की। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी रिफंड मिले किसी भी टैक्स लॉ के तहत, कोई भी रिफंड मिले किसी भी टैक्स लॉ के तहत, तो उसको, किधर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर? किधर है 11? मेरा चैप्टर 11 कहाँ गया? ये रहा यार, हाउ डेयर ही से यार, 7 वाले को कह रहा है। तो हमने पढ़ा था कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, किसी भी टैक्स लॉ में आपको एडिशनल पेमेंट को इनकम में डालना था चपेट, पूरे 2,25,000 को नहीं डालना था। तो कितने लोगों ने 25,000 को ही इनकम में डाला जी, बाकी लोग क्लास के बाद। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड जी कितना? 25। अच्छा, ये 0.5 भी मैंने 6 उस क्लास में करना है, बाकी ये फिर आप देख के आए तो कल इंशाल्लाह किसी टाइम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ